बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अहमद एजाज़। नाजरीन, कल 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार पाकिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। ये ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान के 3 सूबों में होने जा रहे हैं और कुल इसमें नशिस्तें जो हैं वो 11 हैं, जिनमें 8 नशिस्तें कौमी असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल हैं और 3 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं। अगर हम इन नशिस्तों की तकसीम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर यह मार कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो कराची है, सिंध में कराची में 2 कौमी असम्बली के हलके हैं और पंजाब में 3 कौमी असम्बली के हलके हैं, जिनमें कल इनेकाद होगा इंतखाबात का। इसी तरीके से जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 3 हैं और तीनों की तीनों जो नशिस्तें हैं वो पंजाब से मुतल्लिक हैं, जिनमें बहावल नगर की जो तहसील चिश्तिया में एक हलका है, इसी तरीके से खानेवाली की एक नशिस्त है और एक नशिस्त जो है वो शेखपुरा से है। अब हम आज आपके सामने ये जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो कल होने वाले इंतखाबात हैं उसके जायज़े के साथ साथ कि कल क्या होने जा रहा है, इस जायज़ा के साथ साथ हम आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि इन इंतखाबात जो ज़मीनी इंतखाबात हैं इनके नताइज जो हैं आमदा इंतखाबात पे जो 2023 के आम इंतखाबात हैं उन पर अपने क्या असरात मरतब करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब ने। उनके साथ मौजूद हैं हाशिर इब्न इरशाद, जो एक इंतखाबी अमल के जायज़े पर मुश्तमिल एक इदारा के CEO हैं, और हमारे साथ मुल्तान और जनूबी पंजाब की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर हुसैन। शाकिर साहब मुल्तान से। हम बात का आगाज़ करते हैं ताहिर नईम मलिक साहब से। ताहिर नईम मलिक साहब, बताइएगा कि ये जो कल इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात के जो नताइज हैं ये कोई मकबूलियत का पैमाना करार दिए जा सकते हैं या आपके नज़दीक इसकी जहतें जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं? एक लिहाज से तो पैमाना करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक सूबे में नहीं हो रहे। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, तो पाकिस्तान जो पिछले इंतखाबात थे ज़िमनी, वो पंजाब में कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये KPK से ले के कराची तक के बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं। तो एक तरह के ज़िमनी इंतखाबात लिटमस टेस्ट भी होता है। और जैसा कि ये साल इंतखाबात का साल है, आप कह लें नेक्स्ट 2023, अगर अभी से हम देखें 10-11 माह इंतखाबी कैलेंडर के, तो इसमें जो ऑलरेडी नीचे एक माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो हमें इंतखाबी फ़ज़ा में की मुहाज़राई नज़र आ रही है उस तरह की। और दूसरा ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर था कि जी ये उनकी सीटें, या कोalition गवर्नमेंट है और किसी वक्त भी एक अपोजिशन कहती है गवर्नमेंट गिर सकती है। अगर गवर्नमेंट इसमें से चंद सीटें भी ले लेती है तो उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाती है, क्योंकि जो PTI है, अपोजिशन की पार्टी है, वो जैसा कि आपके इल्म में इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं, उनमें से ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं। और अगर हुकूमत को इसमें से कुछ अददी अक्सरियत मिल जाती है तो उनका जो बयानिया है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो मुस्तहकम हो जाएगी। और अगर अपोजिशन को इसमें से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो ये दावा करने में हक बजानब होंगे कि हम इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी है। तो दोनों समझता हूँ मैं, कल वाले होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में दोनों के लिए इसमें स्टेक्स हैं। अब ये देखना ये है कि पिछली जो दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त सूबाई हुकूमत जो थी वो मुस्लिम लीग नून की थी और इत्तेहादियों की थी। इस दफ़ा पंजाब में जो हो रहा है ज़िमनी इंतखाब और KPK में, वहाँ पे सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपोजिशन जमातों की हैं। तो ये सारी सूरत हाल में कल दिलचस्प नताइज हमें एक्सपेक्टेड हैं। ताहिर नईम साहब, ये भी बताइएगा कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिचकिचाहट का शिकार थी ये कि इलेक्शन ना हो। इसके साथ हमने ये देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें देखने में मिला, या हम वैसे भी महसूस कर सकते हैं कि सैलाब की सूरत हाल में जो एक तरह का बहरान आया हुआ था कि उसमें ये ज़िमनी इंतखाबात की जो तारीख थी कि ये मेरे ख्याल में उसका कोई मौजू या दुरुस्त मौका नहीं था। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि जो हलकों में इंतखाबी जो मुहिम है वो बहुत ही एक हमें ठंडी सी एक महसूस हुई। क्या आपने इस तरह का कुछ महसूस किया है? और अगर आपने इस तरह का कुछ महसूस किया है तो कल जो है वो लोगों की तादाद जो है ना वो घरों से निकलेगी, बड़ी तादाद में निकलेगी, या आप इसको टर्नआउट को आप कैसे देखेंगे? टर्नआउट देखें, वो जो पंजाब के अजला हैं और KPK है, वहाँ तो टर्नआउट होगा, लेकिन 2-3 ट्रेंड इसमें सामने आए। एक तो पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा स्टेक थे कि वो जो इलेक्शन हो रहे थे उसके नतीजे में एक फंडामेंटल चेंज आनी थी, जौहरी तब्दीली पंजाब हुकूमत की सतह में। इस दफ़ा उस तरह के स्टेक्स गो नहीं हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग की मरकज़ी रहनुमा है मोहतरमा मरीम नवाज़, उन्होंने भी कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया। वो इस वक्त लंदन में हैं और ज़ाहिर है कि इतने अरसे बाद उन्हें अदालत से रिलीफ मिला है,
तो उनकी फैमिली कमिटमेंट है। दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे, उनका फोकस इस वक्त सैलाब मुतासरीन की तरफ रिलीफ पहुंचाना है। और जो आलमी इस तरह समिट्स हुए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी और उन्होंने मौसर अंदाज में की है, तो वो हमें ये नज़र आया है कि इसमें जो आपका बिल्कुल ही दुरुस्त सवाल है कि फ़ोकस इस वक्त गवर्नमेंट का ये है कि जो सैलाब से मुतासर हुए हैं 3.25 करोड़ लोग, उनकी कैसे बहाली हो और उनको किस तरह उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे किए जाएं। और तीसरा लास्ट में ये बताऊंगा कि कराची को बिल्कुल इग्नोर किया गया। यानी यहाँ पीटीआई भी बड़ा दावा करती है कि कराची की हालत ये है और किसी ने ऑन नहीं किया। तो मैं ये मेरे सामने एक ट्रेंड पैटर्न नज़र आया कि इमरान खान साहब हर हल्के में गए सिवाय कराची शहर के उन हल्कों में, और वहाँ जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि वहाँ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने हैं। तो कल के जो कराची के 2 हल्के हैं वहाँ पे ट्रेंड सेट होगा और कराची शहर के इशूज़ भी हैं। कराची के हवाले से हम बात करेंगे अब्दुल जब्बार नासिर साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम पहले आते हैं हाशिर इब्न इरशाद की तरफ। हाशिर साहब, जैसा कि ताहिर मलिक साहब ने फरमाया और हमने भी देखा कि जो हुकूमत है उसका ज़्यादा जोर रहा सैलाब और सैलाब से मुतल्लिका मसाइल पर और लोगों को रिलीफ देने के ऊपर। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त लंदन में है। तो क्या जो पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है वो सैलाब और सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में जो उनकी तवज्जो रही, और इसी तरीके से मरीम नवाज़ साहबा भी बाहर हैं, तो ये जो फैक्टर है ये आप समझ सकते हैं कि उनके इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज होकर नताइज पर कुछ असरअंदाज हो सकता है, या ये कोई ऐसा ज़िमनी एक बातें हैं? अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर इसको कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर इतना नहीं समझता। उसकी मैं वजह बयान कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स वो है जो कि वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, और एक वो इलेक्शन कैंपेन है जो कि एक सियासी जमात या सियासी इत्तेहाद के ज़िम्मे है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और दो बिल्कुल मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, और देखना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैलाब ज़दगान की बहाली की, वो सूबाई हुकूमतों पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी वफाकी हुकूमतों पर आयद होती है। तो सिर्फ ये रियासती लेकिन अगर हम पंजाब की सतह पर सूबाई हुकूमत की देखें तो वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंटेशन है वो हमें बेहद ही कम नज़र आती है। मसलन परवेज़ इलाही साहब को देखें, जो वज़ीर आला हैं, वो कितनी दफ़ा या उन्होंने क्या उसके, तो इसमें भी हमें वफाकी हुकूमत जी दोनों जगह, लेकिन ये है कि दोनों जगह सवाल उठते हैं कि क्या हम, चूँकि हमारा काम डेटा मैनेजमेंट से है, तो हम इस डिज़ास्टर के अंदर ये भी देख रहे हैं कि जो काम हुआ है वो कोई डेटा बेस्ड काम या कोई बहुत साइंटिफिकली बुनियादों पे किया गया काम नहीं है, और हमने पिछले डिज़ास्टर से कोई ख़ास सबक सीखा नहीं है। लेकिन ये एक ज़िमनी बात है, चूँकि इस वक्त हवाला आपका इलेक्शंस का है और इंतखाबात का है, उसमें क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत का मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत कभी भी बाइनरी नहीं रही, ये हमेशा ग्रे एरियाज़ में खेलती रही है, और ये ज़िमनी इंतखाब हैं, ये मेरा ख्याल है किसी भी और ज़िमनी इंतखाब के मुकाबले में और ज़्यादा ग्रे हैं। और यही शायद वजह है कि आज पिछले ज़िमनी इंतखाबात में आपको याद होगा कि बड़े ज़ोर शोर से लोगों ने प्रेडिक्शंस की थी हल्के के हवाले से, और अक्सर प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई थी। लेकिन इस दफ़ा आपको वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से कि हर कोई यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि होने क्या जा रहा है। शायद मुल्तान के NA-157 के अलावा कहीं हम आपसे बात करेंगे जी, कहीं कोई क्लियर लाइंस जो हैं वो हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे। 2-3 वजूहात हैं उसकी। एक वजह तो ये है कि बुनियादी तौर पे लगता ये है कि ये इलेक्शन जो है ये नैरेटिव की बुनियाद पे लड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पार्टी की तरफ से एक ही उम्मीदवार मुख्तलिफ सीटों के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल, अगर वो जीत भी जाएंगे तो जाहिर है उन्हें वो सीटें छोड़नी पड़ेंगी, और ये प्रोसेस रिपीट चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि शख्स शायद, अच्छा ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, दूसरी तरफ मसला ये है कि दूसरी तरफ एक सियासी इत्तेहाद मौजूद है, और वो सियासी इत्तेहाद में जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस वक्त वो वोटर कंफ्यूज हो गया है कि अगर वो इत्तेहाद को वोट देता है तो उसमें इन रोड्स कौन सी पार्टी बनाएगी। मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत से एनालिस्ट ने पिछले इलेक्शंस में ये कहा कि पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है, अब उनके आने के इम्कान नहीं। लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पंजाब में इनरोड्स बना रही है। तो क्या PDM अगर जीतती है इलेक्शंस या बाई इलेक्शन में जीतती है तो क्या इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पहुंचेगा या PMLN को पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है अपनी जगह। लेकिन मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद अगले आम इंतखाबात तक भी कायम रहेगा। अगले सिलसिले में ये मेरे ख्याल में ये सारा वो कोई हम देखते हैं। ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि अगले इंतखाबात में ये अपनी आइडेंटिटी के साथ जाते हैं कि नहीं जाते। चले हम आपकी तरफ आते हैं। हमारे साथ कराची में मौजूद हैं अब्दुल जब्बार नासिर साहब। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, कराची के 2 हल्के हैं, दोनों हल्कों की जो अहमियत है, क्या वो कराची की आमदा सियासत पर असरअंदाज होगी या नहीं होगी? आप इस ज़िम्मे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, कराची के वाकई ये दोनों हलके बड़े अहम हलके हैं। अच्छा, ये दोनों हलके इस हवाले से भी ज़्यादा अहम हैं कि एक हलका जो है, एक हलका जो बुनियादी तौर पर वो टोटल शहरी इलाके पर मुश्तमिल है। शहरी इलाके से मुराद हमारे यहाँ ये लिया जाता है जहाँ माजी में MKM बहुत बेहतर अंदाज में जीतती रही है, बेहतर अंदाज में उसकी कारकर्दगी रही है। और दूसरा वो हलका है जिसमें कुछ दही इलाके भी शामिल हैं और कुछ जो है ना वो शहरी इलाके शामिल हैं। तो यकीनन ये इंतखाब अहम है। दूसरा अहमियत इस वजह से भी है कि 2018 में जब इन दोनों हलकों के हवाले से ये कहा गया था कि ये बादी नज़र में लोगों ने एतराज़ उठाया था कि यहाँ पर रिगिंग हुई है, लोगों ने, और ये केस चलता रहा है, ट्रिब्यूनल तक भी चलता रहा है, और बहुत माइनर एक हलके में तकरीबन 650 का फ़र्क है हार जीत में जो N239 में है, और दूसरे हलके में तकरीबन 3000 का वोट का फ़र्क है। तो ये दोनों हलके ये मुस्तकबिल के हवाले से बड़े अहम होंगे। तीसरी बात यह है कि कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बज़ाहिर, ये साथी जो पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो यहाँ अब इस वक्त कारकर्दगी की या काम की या उस सिंसियरिटी की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक बयानिया की जंग चल रही है। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वोट की हद तक बात की जाए तो मेरे ख़्याल से इस बयानिया को भी अहमियत हासिल नहीं है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वो अहमियत हासिल नहीं है जो अहमियत हासिल एक ख़ास पैगाम को है जो वहाँ आपको हलकों में, दोनों हलकों में आपको गली कूचों में लोगों की ज़बानी भी मिल जाएगा सुनने को, और वहाँ पे नज़र भी आएगा आपको कि बाइकआउट करना है। मेरे ख़्याल से अगर मुस्तकबिल में ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो जो है ना PTI को मिलेगा और बाकी पार्टियों को उसका। पीपल्स पार्टी का देखें, जो पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है वो मखसूस एरियाज़ पर है और वो अपनी किसी हद तक उसको अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। ये आप दोनों हलकों के हवाले से बात कर रहे हैं या एक मखसूस हलके के हवाले से? जमाते हैं जी अब्दुल जब्बार नासिर साहब, ये हलकों के हवाले से आप बात कर रहे हैं या आप NA 237 के तनाजुर में ये बात कर रहे हैं? ये दोनों हलकों के हवाले से भी बात कर रहा हूँ, उमूमी कराची की भी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके। अब्दुल जब्बार नासिर साहब हमारे साथ रहिएगा। हम चलते हैं इस वक्त मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ हमारे साथ रोशन शाकिर मौजूद हैं। मुल्तान में एक कौमी असम्बली का हलका है और वैसे अगर जनूबी पंजाब में तो जनूबी पंजाब में 3 हलके हैं, 2 सूबाई हलके हैं, एक बहावलनगर से है, बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से है और एक है खानेवाल से। तो मुल्तान का जो हलका NA 157 है इसकी बहुत अहमियत बताई जा रही है। शाकिर साहब, हमें आप ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है, यह हमारा एक तजिया एनालिसिस है कि NA 157 का जो नतीजा होगा वो गिलानी ख़ानदान और कुरैशी ख़ानदान के जो डेरे हैं, जो घर हैं, उनको एक दफ़ा फिर आबाद कर देगा। अगर ये गिलानी ख़ानदान इसमें कामयाब हो जाता है तो जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो गिलानी ख़ानदान की तरफ रुख कर सकती है, और अगर ये कुरैशी ख़ानदान कामयाब हो सकते हैं तो ये रुख उस तरफ मुड़ सकता है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं और एक मजमूई तौर पर आप NA 157 में जो रुझानात हैं वो क्या देख रहे हैं, और जनूबी पंजाब की सियासत पर भी एक आपकी राय हमें दरकार है। बात ये है कि ये सीट जैन कुरैशी के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा होने की वजह से खाली हुई, और ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हद तक कि दोनों खानवादों का जो मुस्तकबिल है वो इस नशीस के नताइज से जुड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर जो गिलानी फैमिली है वो एक अरसे से इक़्तिदार से मतलब असम्बली से बाहर है कि अशरफ अली हैदर गिलानी सूबाई असम्बली के रुकन हैं, और अगर अली मुसा गिलानी जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुकाबला बड़ा कांटेदार है, क्योंकि PTI ने मेरा ख्याल है, मेरी दानिश ने गलती ये की है कि वो मेहरबानों को लाए जिसमें उनकी बेटी हैं जिनका इस हल्के से ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो PTI का उनको वोट मिल जाता है तो शायद मतलब है कि कुछ ज़्यादा मार्जिन ना हो हार जीत में। लेकिन ये कि दोनों खानदान जो हैं वो उन्होंने जिस तरह के डू एंड डाई की तरह ये इलेक्शन लड़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से एक ख़बर कोट की गई है कि बिजली की कीमत में
₹3.21 का इजाफा किया जा रहा है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। नेपरा ने 14 अक्टूबर 2022 को पिछले माली साल यानी 2021-22 की चौथी तिमाही, जो कि अप्रैल से जून बनती है, उसके हवाले से तिमाही एडजस्टमेंट, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट में ₹3.21 का तयन किया था। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसले के मुताबिक बिजली की चूंकि कीमतें इस मौसम गर्मा में सार्फिन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का बायस बनी है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के फैसले के मुताबिक इस तिमाही एडजस्टमेंट के बावजूद बिजली की कीमत सितंबर के मुकाबले में नहीं बढ़ेगी। मैं दोहरा दूं कि तिमाही एडजस्टमेंट के बावजूद जो कीमत सार्फिन ने पूरे मुल्क में सितंबर में अदा की थी, अक्टूबर में भी वही कीमत बरकरार रहेगी। और पहले ही सितंबर में के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे, उनमें ₹4.15 की कमी की जा चुकी है। तो लिहाजा अक्टूबर के महीने में भी इस क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के तयन के बावजूद सार्फिन की कीमत इस महीने के बिलों में बिल्कुल वही होगी जो उन्होंने पिछले महीने अदा की थी, उसमें 1 पैसे का इजाफा भी नहीं होगा। और ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर वज़ारत तवानाई ने इसके ऊपर अमल दरामद कर दिया है और ये अपना जो सार्फिन के बिलों में वाज़े तौर पर सामने आ जाएगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो तिमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की खबर है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट ₹3.21, इसके तयन के बावजूद बिजली के बिलों में इस माह सितंबर 2022 के मुकाबले में 1 पैसे का इजाफा भी नहीं किया जा रहा। कीमत वही रहेगी जो सितंबर 2022 में थी। बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली के नरखों में इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। सारिफीन वही कीमत अदा करेंगे जो गुज़श्ता माह उन्होंने बिजली के बिलों में अदा की। इस हवाले से इजाफे की कोई खबर दुरुस्त नहीं है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। इस दफ़ा उनके मद्दे मुकाबिल इमरान खान है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे पंजाब हुकूमत का जो एज एक हद तक किसी भी कैंडिडेट को होता है वो इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन आबिद शेर अली जो हैं वो हल्के से में अभी वापस आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड चले गए थे पिछली जो हुकूमत ख़त्म हुई थी और वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए अपने हल्के को। अब वो वहाँ भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। और तीसरा जो अहम पहलू है कि वहाँ जो धड़ेबंदी पार्टी के अंदर जो फैक्शनलिज्म रहा है पिछले 15-20 सालों में, वो राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और चौधरी शेर अली, ये 2 ग्रुप थे और इन 2 ग्रुपों में भी पहली दफ़ा एक मुफाहमत हुई है। और ये जो धड़े मुस्लिम लीग के हैं वो मिल के चल रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी आने वाले उसके अंदर करेंगे। लेकिन फैसलाबाद के अंदर जो जहाँ तक ये कह रहे हैं कि आशर साहब ने दुरुस्त बात की, मेरे ख्याल में जो मेरी रीडिंग है फैसलाबाद के बारे में कि वहाँ पे जो पावर लूम्स हैं और जो बिजली की यूनिट की प्राइस है और जो इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो माशी सूरत हाल रही है, इसका वोटर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। खा वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, माजी की पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो। तो इस वक्त जो फैसलाबाद का वोटर है वो माशी जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, उसको भी एवेल्यूएट करके वो एक बड़ा डिसीजन होगा। उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम भी लिए, यानी उन्होंने एक फ़िक्स रेट मुकर्रर किया है इनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि पॉजिटिव स्टेप है। अब इसको वोटर कैसे देखता है, और जो डॉलर की कीमत नीचे आई है और जो माजी की कारकर्दगी है, तो ये सारी चीज़ें का एक इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक शेखुपुरा की बात है, ये यहाँ जो कैंडिडेट हैं
इनका प्रोफाइल ये कि इनके वालिद साहब भी थे रुकने असम्बली, और ये इंग्लिश लिटरेचर में यूके से PhD हैं, यानी इनकी तालीमी काबिलियत ये, और पहले भी रुकने असम्बली रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने इन्हें भी ज़ाया किया है कि इतनी क्वालिफिकेशन वाली एक खातून है, इनको पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में लगा सकते थे, वज़ीर तालीम लगा, प्रोफाइल बड़ा है। और जो ख़वातीन कैंडिडेट हैं, जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ एक कंजर्वेटिव है पंजाब का, और क्राइम और पॉलिटिक्स का भी नेक्सस है, लेकिन अगर एक औरत वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो उसको बहुत से एडवांटेजेस भी हासिल होते हैं, बरतरी हासिल होती है। और कैंपेन के अंदर वो जो ख़वातीन वोटर अगर वो उन्होंने मोबिलाइज कर ली, जो कि एक खातून उम्मीदवार की वजह से मोबिलाइज होती हैं, हमने ये देखा माजी में कि झंग में आबदा हुसैन की वजह से, या हिना रब्बानी खा रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिंध में, तो ख़वातीन जहाँ उम्मीदवार होती हैं वहाँ ख़वातीन वोटर्स की मोबिलाइजेशन निस्बतन बाकी इलाकों से बेहतर होती, तो इन चीज़ों का इम्पेक्ट हो सकेगा। दूसरा जो पहलू है, वहाँ ब्रिगेडियर एजाज शाह जो काबीना में रहे हैं, पिछले वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनका हल्के से कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रहा ज़्यादा, और उनके अपने हेल्थ इश्यूज़ भी थे, और PTI भी उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थी बैसियत वज़ीर दाखिला, फिर उन्हें चेंज किया गया। तो इस वक्त जो शेखुपुरा में तंजीम है PTI की, उसके अंदर भी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इन इलेक्शंस में नज़र आएंगी। हम खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा फिर अब्दुल जब्बार नासिर साहब के पास पहुँचते हैं। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, ये बताइएगा कि ये जो 2 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने ये देखा है कि इंतखाबी जो वहाँ पे सरगर्मियाँ हैं, जो मुहिम है, वो हमें बड़ी ठंडी सी महसूस हुई है। तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल रही वहाँ पे, लोगों का जोश खरोश आप कैसा देखते रहे, और मजमूई तौर पर वहाँ पे इन हलकों के हवाले से क्या गुफ्तगू होती रही और हलचल किस तरह की रही है? देखें, अगर उमूमी तौर पे अगर हम देखें तो बिल्कुल आज की कल रात तक भी अंदाज़ा नहीं था लोगों को, या एहसास नहीं होता था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। शायद उसकी वजह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर की गई दरख्वास्त थी, एक जो PTI ने दरख्वास्त दायर की थी कि जी इन इस्तीफ़े हमारे कबूल नहीं हुए वगैरह, उस दरख्वास्त का था। और बल्कि बाज़ लोग यहाँ तक भी कहते थे कि आज के दिन तक भी कहते थे कि शायद वो दरख्वास्त पे कोई फ़ैसला हो। फिर उसके बाद जो वफाकी वज़ारत दाखिला का एक ख़त आया इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से, फिर सूबाई गवर्नमेंट की ने एक ख़त लिखा, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो इसीलिए कोई भी मेरे ख़्याल से इस हद तक अपना अखराजात करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, 237 पे हमने देखा कि वो हकीम बलोच की जो मुहिम जो है ना बहुत अच्छी जा रही थी, और वो क्योंकि हकीम बलोच इस हलके के पहले भी रुकन भी रहे हैं, और ये इस हलके का तकरीबन 60% एरिया वो है माजी में पीपल्स पार्टी का रहा है, इलाके रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की अच्छी गिरफ्त है इन इलाकों पर, तो वहाँ डोर टू डोर मुहिम अच्छी रही है। और PTI की मुहिम मजबूती तौर पर रही, लेकिन वो मैंने जो देखा PTI की मुहिम वो ज़्यादातर वो सड़कों की हद तक रही, या NA 239 की हद तक अच्छी मुहिम रही उनकी, लेकिन उनका जो ज़्यादा इन्हिसार है वो बयानिया पर है, और कारगर्दगी की बुनियाद पर कोई मैंने हकीम बलोच को 2-3 एडवांटेज है 237 पर। वो एक तो यहाँ के मकामी हैं, पहले भी रहे हैं, नून लीग में थे तो बड़े अच्छी पोजीशन में थे, वो जीत गए थे यहाँ से। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी में भी ये अच्छी पोजीशन में रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट भी है। फिर हल्के की जो कटिंग है ना, ये बिल्कुल सी टाइप की है, बिल्कुल अजीब सी जो है ना इसकी कटिंग बनाई गई है, तो उसका बेनिफिट कुछ न कुछ बहरहाल उनको ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक जगह यहाँ पर मलिर कैंट जो है, जाफर तैयार है, मलिर कैंट है, कायदाबाद और लाडनी के कुछ इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि यहाँ शायद जो है वो PTI के यानी इमरान खान साहब को वो अच्छी सपोर्ट मिलेगी। और NA 237 के हवाले से मेरे ख्याल से अगर कोई तजिया किया जाए तो ये कहना मुश्किल है कि किसे
आप हातमी तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बेहतर पोजीशन में चलें, है, ये इस लेकिन तरह ये से- है कि 1 जी, to 1 जी, मुकाबला आपकी है। तरफ हम अगर इस मुझसे कोई आते हैं, पूछे आपकी तो तरफ मैं आते हैं। हल्का सा- शाकिर साहब ये बताइए, ये अब्दुल जब्बार नासिर साहब फरमा रहे थे कि 237 में जो है वो इंतखाबी मुहिम की हलचल नज़र आई है, और ये जो हलचल है हमने NA 157 में भी देखी है कि हमने देखा कि अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कि घर जा रहे हैं, कि एक देहात गाँव में जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बीच में तातुल आ गया था, तो दोबारा वो इलेक्शन की जो ये मुहिम थी वो उसी तरीके से जारी रही, और इसके उनकी सियासत पर किस तरीके से, नताइज पर किस तरीके से ये मुतासिर होंगे इस उनकी इंतखाबी मुहिम से? मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ कोई जो तासुर जो है ना वो बिल्कुल नहीं आया। वो अपना काम करते रहे हैं, कुछ अर्से जब इलेक्शन कमीशन को आगे किया। और मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जिस पर सबकी नजरें हैं। वजह यह है कि दो बड़े खानवादे आपस आमने सामने हैं। और अभी जो ताहिर भाई ने बात की है अब्दुल गफ्फार डोगर की, कोई हल्के में साबका MNA रहे हैं, अच्छा उनको हुकूमती होता देकर पाबंद कर दी, नुकसान हुआ है सर को। अगर उनको हुकूमती होता ना देते तो वो शायद खुल के कंप्लेन करते। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ला है जिसके पास तोहफा होता है वो कंपेन नहीं चला सकता, तो वो पब्लिकली उस अंदाज से काम नहीं कर सके। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का वोटर कल निकलता है और पीपल्स पार्टी का वोटर निकलता है और PDM का वोटर निकलता है, और ये याद रहे कि हल्के में गिलानी साहब का अपना वोटर भी बहुत ज्यादा है, कल वो जीतेगा जो 157 में ज्यादा वोटरों को बाहर निकालेगा, कल फतह उसको मिलेगा। बाकी यहाँ पर कोई बयानी की बात है, कोई नजरिए की बात है, वो नहीं है। ये हल्का खालिस्तान गिलानी साहब का और उसके मुकाबले में शाह महमूद तो या इमरान खान का जो एक है तो उस अंदाज से चलेगा। लेकिन डोमिनेट फिर भी इसमें कर रहा है वो अली मूसा गिलानी का। जी ओके ओके हाजिर साहब, ये NA 157 में हमने देखा कि जो उसकी जो आबादी है, जो वोटर है वहाँ पे वो 65% जो है वो पंजाबी आबादकार हैं और इसे सेटलर हैं। और इसी तरीके से ये जो गफ़ार डोगर साहब हैं ये भी जो है ना वो सेटलर हैं। और गफ़ार डोगर साहब जो टोटल यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल हैं 38 हैं, और उसमें ज़्यादातर यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन रहे हैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा है। अच्छा, तो ये जो वोटर्स है, जैसे पंजाबी वोटर्स है और सराइकी वोटर्स, इसमें कोई आपको कोई तकसीम भी नज़र आई है, नंबर एक। और दूसरी बात ये है कि गफ़ार डोगर साहब की तरफ से या उनके जो उनके दोस्त हैं, जो उनके ग्रोह के जो ग्रुप्स के लोग हैं, वो अली मूसा गिलानी साहब को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं आपके नज़दीक या नहीं? अच्छा, इसमें शुरू में चूँकि हमने एनालिसिस थोड़ा पहले शुरू किया था तो हमने ये शिफ्ट होते देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब और उनके जो जिनके आप दोस्त यार के हैं वो शुरू में थोड़े से हमें कंफ्यूज नज़र आए इस हवाले से कि क्या वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिवली दे आर गोइंग टू सपोर्ट अ पीपल्स पार्टी कैंडिडेट। और इसकी वजह से PMLN की अपनी सियासत या अब्दुल गफ़ार डोगर साहब की अपनी सियासत के ऊपर असरात मुरतब हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलायंस हमेशा कायम रहने वाला हो, कोई भी अलायंस हमेशा कायम रहने वाला नहीं होता। तो ये अलायंस कभी जब नहीं मौजूद होगा तो इस हल्के में PMLN की सूरत हाल अब्दुल गफ़ार डोगर साहब के थ्रू कैसी होगी। जहाँ तक सवाल है कि सराइकी और पंजाबी वोटर के दरमियान कोई तकसीम और तकसीम किसी पार्टी धड़े के साथ, तो वो हमें नज़र नहीं आती इस हल्के के अंदर। इस हल्के के अंदर बहरहाल पार्टी एफिलिएशंस मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस मौजूद हैं। और जो हल्के रूरल हैं वहाँ पे जो हल्के अर्बन है वहाँ पे ये एफिलिएशंस बड़ी बाइनरी हैं और आपको नज़र आती हैं कि वो मौजूद है वहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, जो कि अब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें इस तरफ लाया गया कि वो सपोर्ट जो है अपनी अली मूसा गिलानी साहब के पर्दे में डाल दें, और वो अब डल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी उन्होंने गिलानी साहब के साथ बैठकर वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आपने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वहाँ तक आए, उस स्टेज तक उन्हें लाया गया। हिचकिचाहट हमें नजर आई शुरू में नजर आई, लेकिन जाहिर है उस हिचकिचाहट को काउंटर करना जो है वो जरूरी था, क्योंकि आपने अब वोटर जो है वो आपने, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो बहरहाल निकलते हुए जरूर अभी भी सोच रहा है, जो हमारी परसेप्शन है कि किसको वो वोट डालने जा रहा है। क्या उसे अब्दुल गफ़ार डोगर साहब को वोट डालना चाहिए था या PMLN या PDM को वोट डालना चाहिए था? तो ये हिचकिचाहट हमें नजर आ रही है। इस हिचकिचाहट को जिस हद तक काउंटर करने में कामयाब हो जाएगी PDM और उन्हें एक मुश्तरका उम्मीदवार के ऊपर लाने में तैयार हो जाएगी, तो इस इलेक्शन का रिजल्ट, जैसे मैंने पहले कहा, नजर यही आ रहा है कि PDM एक मजबूत पोजीशन में है। लेकिन मुकाबला जो है फिर वही मेहरबान कुरैशी से साथ नहीं है, इमरान खान साहब की शख्सियत से और या उस नैरेटिव का है, उन दो चीज़ों का आपस में उस दिन के लिए। बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, ये बताएं आप कि ये जो सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, ये कितना इनके जो है ना वो नताइज पंजाब हुकूमत के लिए ज़रूरी हैं, और इस सूबाई असम्बली की जो नशिस्तों के नताइज को आप कैसे देखते हैं?
ये बिल्कुल ये बड़े इसमें हाई एंड स्टेक्स हैं, क्योंकि जब से बजट इजलास शुरू हुआ है पंजाब असम्बली का, वो तारीख का तवील तरीन इजलास, और उन्हें ख़तरा है कि कहीं ये ना हो, क्योंकि अददी अक्सरियत दोनों जमातों के दरमियान वो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उसको इजलास को कंटिन्यू रखा गया है। और गवर्नर भी ऊपर से जो हैं वो नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, तो ये अगर सीटें जो हैं किसी भी फरीक के पास आ जाती हैं तो वो फिर पंजाब के अंदर एक उसको एज हासिल हो जाएगी, इसलिए हाई एंड स्टेक्स हैं। और दूसरा ये भी ज़ाहिर है, कुछ मुबसरीन ने कहा कि काफ लीग के अंदर भी एक डिवाइड है, और इसको तस्लीम भी किया चौधरी परवेज़ इलाही के ग्रुप ने कि हमारे साथ इतने लोग हैं और इतने नहीं। दूसरी तरफ से भी मुतज़ाद दावे हो रहे हैं। तो ये जो नशस्तें हैं ये इस लिहाज से अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, और इसमें बड़ा ज़ोर भी लगाया जा रहा है। और कुछ जगह पे कल ही जो पंजाब गवर्नमेंट ने नए ज़िले क्रिएट किए हैं, गो उन हलकों में इंतखाबात नहीं भी हो रहे ज़मीनी, लेकिन एक फोकस जो हमें डेवलपमेंट का और नज़र आ रहा है, उसके पसे पुष्ट यही अवामिल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हम खैबर पख्तूनख्वा के जो 3 कौमी असम्बली के हलके हैं उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और उस पर बात करते हैं। हमने ये देखा कि जो बलदियाती इंतखाबात हुए थे गुज़श्ता साल, उसमें खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी जो है वो हज़ीमत का शिकार होना पड़ी थी, काफ़ी उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। और वहाँ पे ANP और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान जो थी जमात थी, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। अब ये वहाँ पे 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मारकाराई होने जा रही है, एक पेशावर, मर्दान और चारसदा। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आप हमें इन 3 हलकों के हवाले से ज़रा बताएँ कि इसमें जो क्या इस 3 हलकों में जो मकबूलियत का ही बयानिया चलेगा या इसमें कोई इसके फैक्टर दीगर हैं? देखिए, इस वक्त जो हमारी कौमी सियासत की फ़िज़ा है उसमें परफॉर्मेंस कोई इतनी मैटर नहीं कर रही। देखिए, अगर परफॉर्मेंस जो PTI का वोटर है या एक खामोश अक्सरियत है, वो जो दौर गुज़रा है PTI का हुकूमत में, उसको वो एवेलुएट नहीं कर रहे, बल्कि बयानिए की एक फ़िज़ा तश्कील दी गई है, उसके बहुत सारे अनासर हैं और वो कामयाब भी हुई है। तो सारी जो इलेक्टोरल कैंपेन भी रही है या जो लोगों का और जो मीडिया ने भी इसके ऊपर पोजीशंस ली हैं, वो बयानिए से मुतालिक है। तो इसलिए कारकर्दगी कोई मानी नहीं रखती। अगर कारकर्दगी मानी रखे तो देखें सवात में और दूसरी जगह जो दोबारा से वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं और लोगों ने रिस्पॉन्स उसका दिया है, तो वो हमारी सूबाई हुकूमत से ज़्यादा आवाम ने वहाँ पर रिस्पॉन्स हमारी सियासी जमातों के लिए वो एक आई ओपनर होना चाहिए था या एक लिटमस टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, ना महमूद खान साहब की कारकर्दगी इसमें डिस्कस हो रही है, ना उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी डिस्कस हो रही, और ना ही वो किसी जगह पे वो मैटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि KPK की जो मखसूस फ़िज़ा है उसके अंदर जो ये गैर मुल्की साजिश और ये बयानियाँ, ये चीज़ें 25-30 साल से ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा ही उसकी जोग्राफियाई मेलो वकू है कि अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स, अफ़गानिस्तान में अमेरिका का जो रोल रहा है और जो जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज़ थी, तो उसको उसके वोटर का उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है। वो मजहबी जमातों की ने भी उसके ऊपर एक पोजीशन ली और ANP ने भी ली, और इमरान खान साहब PTI का जब राइज़ हुआ तो उनका भी जो फोकस था वो फाटा से ले के KPK और अफ़गानिस्तान में जो की सूरत हाल है उसके ऊपर उनका जो मौक़िफ़ है उसको KPK के वोटर्स के माइंड पे इम्पेक्ट हुआ। अब जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसमें, तो हमने ये देखा कि पेशावर में जो बलौर फैमिली है उसकी बड़ी कुर्बानी है, मियाँ इफ्तिखार हुसैन की साहब की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन बलौर फैमिली ने वहाँ पे रिक्लेम की हैं अपनी सीट्स, जो हारून बलौर शहीद हो गए थे और इस वक्त उनकी हैं। वही कैंपेन गुलाम अहमद बलौर साहब उम्र के सिलसिले में हेल्थ इशू है तो वही चला रही हैं। लेकिन जो PTI की जिस तरह नून लीग जो पंजाब में दावा करती है कि गाड़ा है पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में, तो PTI अब भी एक मकबूल जमात है KPK के अंदर। और जो बयानिया दूसरा है, एक अगर चारसदा की वो देखें या उन अजला मर्दान को अगर देख लें या चारसदा मर्दान को, तो वहाँ पे मौलाना कासिम जो हैं वो एक बुज़ुर्ग मजहबी शख्सियत हैं और JUI के कैंडिडेट हैं, और उनको वहाँ पे ANP और उनका वोट जो पीपल्स पार्टी का इन 3 जमातों का तकसीम होता था और उसका एडवांटेज PTI के कैंडिडेट को होता था। तो वो अब वोट तकसीम नहीं होगा और ANP और पीपल्स पार्टी
और PMLN का वोट जो है मौलाना क़ासिम को पड़ेगा, तो उनकी पोजीशन मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब जो वहाँ पे ML वली हैं, वहाँ पे जो JUI का वोटर है वो उन्हें वोट डालने से हिचकिचा रहा है। और असफंजार वली ने भी कोई मुतहरिक कैंपेन नहीं की, बल्कि वो सियासत से एक तरह की प्रैक्टिकली उनकी किनारा कशी है, जिसका नुकसान हो सकता है। इतना आपका तजर्बा है, आप पार्टी सरबराह रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल 100% आप उससे साइड से हो गए हैं। उनको आपको यंगर जनरेशन को, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान की मिसाल दूंगा और शाह महमूद कुरैशी, वो भरपूर कैंपेन तो नहीं कर रहे लेकिन पीछे से गाइड कर रहे हैं और किसी हद तक वो उनको गाइड भी कर रहे हैं अपने बच्चों को। वो पोजीशन हमें यहाँ असफंजार वली की नहीं दिखाई दे रही। और ये जो है कि वहाँ हेल्थ के इश्यूज भी हैं, मजहबी वोट जो है वो क्या ANP की कैंडिडेट को पड़ता है या नहीं। और दूसरा इसमें ये है कि अब इमरान खान साहब खुद हैं, तो इसको एक आम इलेक्शन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, जहाँ जैसे आशिर साहब कह रहे थे या आपके हमारे मुल्तान के नुमाइंदे के शख्सी वोट होता है और दो जो शख्सी उम्मीदवार हैं उनको लोग कंपेयर करते हैं कि ये कुरैशी ख़ानदान है और ये गिलानी खानवादे से है। तो KPK में एक हर 3-4 ये जो सीटें हैं इनमें इमरान खान साहब हैं, उनके मुकाबले में जो शख्सी वोट है वो बलोर फैमिली का तो है, वो इसका ML वली खान का तो है, लेकिन बाकी जगह पे इमरान खान साहब का जो स्टेचर है कौमी लीडर, कोई भी मियाँ शहबाज शरीफ लड़ें या मरियम नवाज इलेक्शन लड़ें या बिलावल हों, तो एक वो उस स्टेचर का जब लीडर किसी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है तो उसको कई हवालों से एडवांटेज भी होता है। हाजिर साहब, एक तरफ है बयानिया और एक तरफ है कारकर्दगी। एक तरफ है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बयानिया की बात मुसलसल दोहराए रहना, और दूसरी तरफ पे जो दीगर जमातें हैं, PDM की, ANP है, वहाँ पे JUI है, वो ग्राउंड पे काम करते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ हमारे नुमाइंदगान से जो हमने वहाँ पे लोगों को से कुछ बात की है, तो हमें भी यही बातें सामने आती रही हैं कि अगर JUI का अगर कैंडिडेट है वहाँ पे और ANP का अगर वोटर उसको मुकम्मल सपोर्ट करता है तो सूरत हाल बदल जाएगी, और अगर ANP का कैंडिडेट है और JUI और इनके इत्तेहादी जमातों का अगर वोटर्स उनको सपोर्ट करते हैं तो सूरत हाल बदल जाएगी। आप मकामियत जो है, जो लोग जो आम वोटर है वो क्या सोच रहा है इन 3 हलकों में, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये कितना ज़रूरी है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेना और महज बयानिया की, और क्या ये बयानिया इस इलेक्शन में और आने वाले वक्त में क्या कायम रह सकेगा जो सिर्फ हम सोशल मीडिया पे हम जिसको देखते हैं? इसमें 2 मुख्तलिफ सवाल, मैं दोनों का अलग अलग आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये कि मजहबी जमातें और कौम परस्त जमातें नेचुरल अलाइंस नहीं हैं। इस वक्त एक अननेचुरल अलाइंस है जिसमें जो ताहिर साहब ने बात की कि वोट देते हुए बहरहाल आपको वो कंफ्यूज नज़र आएगा कि क्या उसे वोट देना भी है, उसे और देना है तो उसका मुस्तकबिल की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगले जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें ये पता लगेगा कि कहानी किस तरफ या ऊँट किस करवट बैठ रहा है। तो उस वक्त तक की पॉलिटिकल रियलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो वोटर के जहन में है, वो वोटर अपनी नेचुरल जो उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो उसी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। उसको एक अननेचुरल लाइंस के अंदर इस वक्त लेकर आना या उससे कोई नतीजा निकाल लेना शायद गलत होगा। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल है कारकर्दगी का। अच्छा, हमारा मसला ये है कि जो आपका वोटर है, मैं सियासी शऊर के ऊपर तो सवाल नहीं उठाता, लेकिन वोटर सुपरफिशियल एनालिसिस करता है, वो डीप एनालिसिस नहीं करता। कारकर्दगी या परफॉर्मेंस जो है वो एक दिन का मेजर नहीं होता, वो एक बहुत लंबे पीरियड का मेजर होता है। मसला ये होता है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा है या जिस दौर में इलेक्शन हो रहा है, जो वक्त चल रहा है उस दौर में, और दूसरी बात ये कि हम अभी भी सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान या उनके रोल के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो वोटर के जहन में नहीं है। वोटर वफाकी हुकूमत को बुनियादी तौर पर समझता है कि वो जिम्मेदार है, हर चीज़ की जिम्मेदार वही है और सारा कुछ वहाँ हो रहा है। जो हमने एक वो अंग्रेजी में कहावत है कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो हमने जब वो, मैं आता हूँ उस तरफ कि वो क्यों बात मैं कर रहा हूँ, जब हल्कों में हमने बात की समझने की कि यार कौन सा इशू जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक आम वोटर के लिए, तो 97% रिस्पॉन्स जो था वो ये था कि इन्फ्लेशन। अच्छा, बिजली के बिल बढ़ गए हैं जी, 97%, गैस के बिल हमारे चले गए हैं, डॉलर की एक उड़ान है, डॉलर को हम नीचे ले आए, लेकिन आपको याद होगा जब PTI की गवर्नमेंट गई थी तो ये 180 की गिरद दामद कर रहा था, तो हमने 240 पे चले गए थे, 220 पे ले आए, वो नफे में नुकसान हो गया। बट लेकिन किसी दिन कंपैरिजन करेंगे, उसकी वजूहात जो मर्जी हो, तो नजर ही आएगा कि यार 60-70 रुपए डॉलर या 50 रुपए डॉलर या 40 रुपए डॉलर अभी भी उससे ऊपर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे नीचे आ गए हैं, चाहे हम जो भी मर्जी बात कर रहे हो। हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के दरमियान कोई जेन्युइन बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए।
ये ज़रूर है कि इसकी वजूहात आपको पिछले 3, 4, 5, 6 साल जी, के जी, साल में अंदर ढूंढनी ढूंढनी चाहिए। पड़ेंगी। बिल्कुल। लेकिन वोटर ये कहता है कि यार ये जो हुआ है ना, ये अभी हुआ है, ये इस गवर्नमेंट ने किया और है, अब इस गवर्नमेंट ने ठीक क्यों नहीं किया ये इसको? ठीक क्यों नहीं किया, और अगर ठीक नहीं कर सकते थे तो उन्हें जिम्मेदारी क्यों उठाई? सो वट एवर द रीजंस आर, दे हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, नॉट इन्फ्लेशन, ये स्टैगफ्लेशन है, Okay. जिसमें इन्फ्लेशन भी मौजूद है, और इन्फ्लेशन जब होती है तो बेसिकली कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो रही है और कंजम्पशन नीचे आ रही है, प्रोडक्शन नीचे जा रही जी, है। तो जी। ये जो वोटर देख रहा है, जी। इसका नुकसान जो इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट है वो उठाएगी, चाहे परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन जिस मर्जी की हो। तो इस, अगर मैं इस सारे पर्सपेक्टिव को देखता हूं तो मुझे लगता है ये कि ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था कि हमें पावर लेनी भी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, और उसका नुकसान हो रहा है या उसका फायदा हो रहा है। बादियों नजर में इस वक्त हमें नुकसान होता ज्यादा नजर आ रहा है वोटर परसेप्शन के हवाले से। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, हम आपका रुख करते हैं, आपकी तरफ रुख करते हैं। ज़रा आप नज़र डालिए इस सारी सूरत हाल पे, बिलखसूस कराची के इन 2 हलकों के हवाले से, कि ये जो कराची के जो 2 हलके हैं मलीर और कोरंगी के, ये अगले इलेक्शन में जो हमारा आम इंतखाबात हैं जो अगले साल मुतवक्को हैं, साफ ज़रा के अगले साल होंगे, तो यहाँ पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातें का जो किरदार है वो, अब आपने इन 2 हलकों में क्या देखा, और आने वाले वक्त में ये कितना ज़्यादा मुतहरिक हो पाएंगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी वहाँ पे आने वाले वक्त में कैसी रहेगी? देखें कि अजद भाई, अगर कारकर्दगी की हद तक देखें तो तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर जो जनरल और मखसूस सीटें मिला के तमाम ये तकरीबन कोई कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मजमूई तादाद ये 50 के करीब बनती है। अच्छा। तो अगर हम कारकर्दगी देखें तो कारकर्दगी 5 साल में 50 MPAs या MNAs या सेनेटर्स वहाँ मौजूद हों, तो बारिश हो या किसी भी मौके पर कारकर्दगी के हवाले से, तो बहरहाल आप, मैं इनको कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मिसाली तो दूर की बात है कि आम सी कारकर्दगी भी रही हो। ओके। ये तो बहरहाल एक साइड पे रखें। और ये जो अब बुरी यहाँ पर कारकर्दगी 2 किस चीज़ें तरीके से बड़ी असरअंदाज अहम होंगी? हैं। जी जी, आप जी। बात जारी रखें। जी जी, आप मेरे बात ख्याल जारी से इस वक्त कराची में यहाँ पर बुरी कारकर्दगी जो है ना, जी जी, बुरी कारकर्दगी मेरे ख्याल से यहाँ पर इस वक्त मैटर नहीं कर रही है कि कारकर्दगी बुरी थी या अच्छी थी। इस वक्त मैटर कर रही है, बिलखुसूस 239 में जो है ना वो कारकर्दगी मैटर नहीं कर रही है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बयानिया है, और मेरे ख्याल से MQM के ख़िलाफ़ जो है ना एक भरपूर महाज है, उसके कई असबाब हैं। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब 239 पे मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे बेहतर पोजीशन में हैं और वो शायद वो अच्छी पोजीशन में जीत जाएं, लेकिन सवाल ये होता है कि आता है कि आया वो वही 11% या 8% या 9% या 13% वोट लेके जीत जाते हैं, तो फिर मुस्तकबिल में इसके असरात क्या होंगे, और अगर ये 20-25% पे चले जाते हैं तो उसके क्या असरात होंगे। हमने NA 240 और NA 245 में ये बात देखी है कि ये वो हलके हैं जो प्योर MQM के हलके हैं, माजी में भी रहे प्योर, और इन तीनों हलकों के बारे में 240 तो वैसे MQM के पास था, और 45 के बारे में भी ये ख्याल है कि ये MQM से लिया गया था। बहरहाल तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत टर्न आउट कम रहा। उसकी एक बड़ी वजह है कि बाइकाट की एक आवाज़ है, शायद लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही है। वो अगर टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि ज़िमनी इंतखाब में 25-30% भी रहे तो ये मुनासिब टर्न आउट है, लेकिन अगर ये 10-15 के अंदर ही रहता है तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से फैसला जो होगा कराची का वो वही कर सकता है जो बाइकाट की आवाज़ को लेके आगे बढ़ रहा है। ओके। और हाँ, ये ज़रूर है कि MQM इस वक्त मुझे बहुत ही परेशानी में और बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में लग रही है। 237 जो है ना वो तकरीबन पीपल्स पार्टी का जो है ना हल्का है, और वहाँ पर जी जी, अब आप जारी रखें। 237 पर अपना तजिया दें आप मुख्तर सदर। हाँ जी जी, तो वो पीपल्स पार्टी का हल्का है। वो मेरे ख्याल से अगर इस बार अगर इमरान खान साहब जीत भी जाए
तो जनरल इलेक्शन में वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। अगर इमरान खान साहब की जगह कोई और उम्मीदवार होता पीटीआई का, तो मैं आज आपको कह सकता था कि हकीम साहब जीत जाएंगे। और यानी कि आप लेकिन इस इस वक्त हल्के मैं में इस और इसके पोजीशन में साथ नहीं के हूं, हल्के में क्योंकि दोनों बहरहाल हल्कों एक पर बड़ी बड़ा कांटेदार शख्सियत मुकाबला है, देख एक रहे बयानिया। हैं। ताहिर नईम मलिक साहब अब कुछ फरमाना चाह रहे थे अब्दुल जब्बार नासिर साहब किसी कराची में इलेक्शन हुए हैं गुज़श्ता इंतखाबात में, और अभी जो ज़िमनी इंतखाबात इससे पहले हुए हैं उसमें में वोटर टर्न आउट बड़ा कम नज़र आया। यानी पंजाब के जो सूबाई असम्बली के हल्के थे उसमें लाखों में टर्न ओवर गया है, लेकिन कराची में जो एक डॉक्टर आमिर लियाकत वाली निशस्त जी जी थी, बहुत ही महदूद वहाँ पे उसमें रास हुआ आप था। इतना कम था कि 20,000 और 30,000 वाली सूरत हाल थी। तो एक अर्बन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई दूर दराज इलाका भी नहीं, तो उसके अंदर ये भी एक वोटर का डिसीजन होता है साइलेंट मेजॉरिटी का कि अगर वो वोट देने, जिस तरह वो बायकॉट की तरफ कह रहे हैं। इस वक्त ये कि MQM का वो सही कह रहे हैं, एक दोराए पे है कि MQM लंदन है, MQM पाकिस्तान है, जी, जी, पाक सरजमीन पार्टी है, तो उनका वोट बैंक मुख्तलिफ टुकड़ों में मुनक़सिम है। मुनक़सिम है। बिल्कुल। तो उसकी अब वजह हमारे से पास उनको- माजरा चाहते हैं, हमारे पास वक्त की किल्लत है। डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी में बताइएगा कि इन जो सूबाई हल्के हैं जनूबी पंजाब के, वहाँ पे आवाम की आवाज़ क्या है और आप टर्न आउट क्या देख रहे हैं? जी, शागिर साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। ताहिर मलिक साहब, आप अपनी बात को जारी रखें और सिर्फ एक दोनों साहिबान से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 7 हलकों पे एक ही शख्स हैं जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये एक प्रैक्टिस है, फिर होगी, ये क्या एक वक्त और वसाइल का ज़ियान नहीं है ये? इसमें मैं समझता हूँ जो हमारे इलेक्टोरल लॉज हैं उनका भी तो कुछ अरसरे नो जायज़ा लेना चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंतखाबी अमल के तजर्बात से ज़ाहिर होती हैं। मसलन ख़वातीन नशस्तें, उसके अंदर पार्टी लीडरशिप की क्या डिस्क्रिशन क्या ऐसी शक्ल में जारी रहनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। और ये जो एक से ज़ायद हलकों का है, इसमें मसलन इंडिया में वहाँ हुआ है कि आप 2 हलकों से ज़्यादा एक से मेरे ख्याल में आप नहीं। नहीं लड़ तो सकते। अगर इसके ऊपर क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है और ये टैक्स पेयर की मनी है, तो इसके ऊपर या तो है कि अब दोबारा एक ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, और अगर एक उम्मीदवार कामयाब ठहरते हैं तो उसके बाद भी दोबारा ज़मीनी, तो कब ठहरेगा या बहुत दर्द का शुक्रिया रिश्ता? ताहिर नईम मलिक साहब, हाशिर इब्न इरशाद साहब, अब्दुल जब्बार नासिर साहब, शाकिर साहब, अब साहब अहबाब का बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस पर हमारे तजज़ियाकारों की राय आप तक पहुँच चुकी है। अब आने वाले वक्त में कल यानी कि क्या होगा ये हम कल पर डाल देते हैं। बहुत शुक्रिया।